गुड मॉर्निंग क्लास 6 हिंदी ग्रामर के प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे समास। इसके पूर्व वीडियो में आपने संधि के विषय में पढ़ा। संधि के जो पांचों भेद होते हैं और उनके जो नियम होते हैं क्रमवाइज आप उनके नियम के विषय में वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया, उसके विषय में पढ़ा। आज हम इस नए अध्याय में नए व्याख्यान में पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है इसके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने आपको इसके पूर्व में संधि पढ़ाया था कि इसमें जो जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है, उसमें जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब समास में उसी तरीके से कि इसमें जब दो शब्द आपस में मिल करके उनके अधिक से अधिक नजदीक आकर के, उनके निकट आकर के जब वो संक्षिप्त रूप में एक शब्द बन जाते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है समास की कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में निकट आकर के एक संक्षिप्त शब्द बन जाते हैं, उन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी किसी भी कोई भी वाक्य है उसमें कई शब्द हैं, कई पद हैं, और उन जो पद हैं जो अनेक पद जो बड़ा वाक्य हो गया है उन्हीं वाक्यों को जोड़ करके इकट्ठा करके एक छोटा शब्द बना देने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। ठीक है, समास उसी को हम समास कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए बोल दे वन में वास करने वाला, वन में रहने वाले को क्या कहते हैं, वनवासी। क्या कहते हैं, वनवासी कहते हैं। तो देखिए पहले हमने आपको जो सेंटेंस बोला कि वन में वास करने वाला, वन के अंदर वास करने वाला क्या कहलाता है, वनवासी। तो पहला सेंटेंस में कई शब्द दिए हुए हैं, कई वर्ण दिए हुए हैं, वो बड़ा है, वो एक वाक्य के रूप में काम कर रहा है। लेकिन जब उसको हम संक्षिप्त कर दिया, उन शब्दों को जोड़ करके एकत्रित करके एक शब्द बना दिया तो वो हो गया वनवासी। तो हम इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो हमें लंबा सेंटेंस बोलने की अपेक्षा में छोटा सेंटेंस बोलने में क्या होती है, सरलता होती है। और ये सरलता किससे हो पाती है, समास से ही हो पाती है। कोई लंबा वाक्य बोलना है, उन्हें समासिक रूप में हम बदल देते हैं, वो छोटे छोटे वाक्य में बन जाते हैं, छोटे शब्द बन जाते हैं, और वो हमारा जो विचार है, जो हमारे कथन है, वो लंबे अवधि के होने की अपेक्षा छोटे अवधि में ही समाप्त हो जाती है। इन्हीं प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो ये संधि की तरीके से है कि जैसे संधि वर्णों का मेल होता है संधियों में, और समास में शब्दों का मेल हो जाता है, दोनों में यही अंतर डिफरेंट होता है। अब जैसे संधि के भी अपने भेद हैं, हमने बताया था कि इनका स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि, उसी प्रकार समास के भी अपने भेद हैं, इनके भी अपने नियम और भेद होते हैं। अलग अलग समास होते हैं, इनका अलग अलग नियम होता है और ये अलग अलग रूपों से बनते हैं। तो आइए हम इनके नियमों के विषय में समझते हैं और इनके जो भेद है इनके विषय में पढ़ते हैं। दोनों के विषय में समझ करके फिर क्रमवार हम इनके एक एक समास के विषय में अध्ययन करेंगे, इनके नियम के विषय में जानकारी करेंगे, इनके नियम के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं समास क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं समास के विषय में। समास ठीक, ये हो गया समास। हम समास के शब्द पर ध्यान देते हैं, पहले देख लेते हैं समास। ठीक है, अब ये समास है, इनके हम शब्द पर ध्यान लिखा है समास, हम इनको इनके शब्द को डिवाइड करके अलग अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा सम धन आस। ठीक, समधन आस। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये धन यहाँ लगा दिया, ये जो स्वर है उसको बाहर कर दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो ये यहाँ अलग सम, ये एक उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया और एक दूसरा शब्द हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अच्छी तरीके से दूसरे शब्द के पास होता है, जो पूर्ण रूप से, ठीक रूप से, उपयुक्त रूप से जो दूसरे शब्द को पास हो जाता है तो दूसरा शब्द उसके पास हो जाता है, दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं समास। तो सम का अर्थ होता है बहुत अधिक, और आस का होता है
तो ये जब बहुत अधिक निकट होते हैं दूसरे के, एक शब्द दूसरे शब्द के जब बहुत अधिक निकट हो जाता है और इतना निकटता हो जाती है कि जब एक से दो, दो से अधिक या तीन या चार या पांच कोई कितने भी शब्द हो, जब अपने पूर्ण रूप से एकत्रित होकर के एक छोटे संगठित शब्द एक शब्द में परिवर्तित हो जाता है, तो उन्हीं प्रक्रिया को कहते हैं समास। ठीक है, तो सेंटेंस के माध्यम से भी आप इस समास को भी जान लीजिए। ठीक, आप समास के भेद कितने होते हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में समास के 6 भेद हैं। ठीक है, और अन्य अदर क्लास में जब हम कुछ स्तर पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी और 2-4 समास बढ़ जाते हैं। प्राज तत्पुरुष समास बढ़ जाएगा, समास बढ़ जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, तमाम प्रकार के ऐसे समास बढ़ जाते हैं। लेकिन आप पहले मेन समास को यहाँ पर दिया गया, इसके विषय में जानकारी करें। यहाँ पर क्या कितने समास दिया गया? 6 समास। ठीक है, तो पहला समास कौन सा है हम देखते हैं कि पहला समास है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास होता है। और दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। तीसरा कौन सा समास होता है? तीसरा कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास हो गया। चौथा कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास। पांचवा कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास, ये द्विगु समास हो गया। छठवां कौन सा है? ये होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास हो गया। तो ये आपका समास है, ये है आपका पहला द्वंद्व, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय कर्मधारय, चतुर्थ बहुव्रीहि और पंचम द्विगु समास, और षष्ठम जो होता है यानी 6वां वो होता है अव्ययी भाव समास। तो आपके जो व्याकरण में जो समास दिया गया है ग्रामर में, ये 6 प्रकार के समास के विषय में हमको बताया गया है। तो ये 6 समास को आप बिल्कुल कंठस्थ करिए, इसको रटिए और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि ये तमाम ऐसे इंटरव्यू परीक्षा होती है जो आप किसी अगर पोस्ट पर जाना चाहते हैं या किसी पोस्ट पर आप आना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण शीर्षक है। इसके विषय में आप गहन से अध्ययन करिए, क्योंकि ये बाद में कष्टकारी हो जाता है। अगर हम इस क्लास स्तर पर नहीं पढ़ते हैं तो ये बाद में कष्टकारी होता है, और हमें जाता है कि किसी कोचिंग संस्था में वहाँ पर फिर कोचिंग लेनी पड़ती है, फिर भी हमारे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ कोचिंग में ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ा दिया जाता है बस आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप पढ़िए, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आगे इसको आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। 6, 7, 8 के बाद ये बंद हो जाते हैं, या फिर 9th में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको ग्रामर पोर्शन जो आपकी 8वीं क्लास से जितना दिया रहता है वो आगे चल के नहीं मिल पाएगा। तो ये आप बहुत आवश्यक है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपको टॉपिक वीडियो माध्यम पढ़ाए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं ग्रामर के, इसको आप पढ़िए और इसका गहन से गहन अध्ययन करिए और इसके विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करिए। तो 6 हमने आपको 6 प्रकार के समास बताए, 6 प्रकार के माध्यम आप कंठस्थ करके यानी याद करके आप इसको जानिए। ठीक है, तो अब इसके हम नियम के विषय में जानेंगे कि इन समासों का अपना अपना नियम क्या होता है। 6 समास हैं, 6 समास के हम अब नियम के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसका पहला नियम द्वंद्व समास के विषय में। ठीक है, तो पहला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास, ये आपका हम पहले बता रहे हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास का नियम क्या होता है?
ठीक है। अब इसमें क्या होता है द्वंद्व समास में कि इसमें दो पद होते हैं, ठीक, पहला पद और द्वितीय पद। जैसे उसमें हमने आपको दो पद बताए थे संधि में, पहला पद के वर्ण के विषय में बताए थे कि पहले पद का वर्ण कौन सा है आखिरी, तो इसमें हम पद के विषय में यानी शब्द के विषय जो दो शब्द होते हैं, तो इसमें दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रधान मुख्य होते हैं, उनमें गौणता नहीं होता, दोनों ही शब्द अपने स्थान पर प्रमुखता होते हैं, ठीक, मतलब दोनों का अपना अपना अपने स्थान पर पूर्ण महत्व होता है, ठीक है। और उन्हीं प्रक्रिया को हम द्वंद्व समास कहते हैं। बीच में क्या होता है, और शब्द का लोप होता है, यानी और शब्द लगा होता है जहां पर, वहीं पर द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने उदाहरण देते हैं आपको, जैसे हमने लिखा माता पिता, ठीक है। अगर ऐसे कहीं पर आपको दिया है माता पिता, बीच में ऐसे चिन्ह लगा, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, जो संक्षिप्त रूप में जिसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं और, क्या कहते हैं, और कहते हैं, ठीक है, अथवा कहते हैं, परंतु कहते हैं, इससे कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे निकालने के लिए डंडा खींच दिया गया है। इसका एक हिंदी ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामर के योग से बहुत महत्वपूर्ण, कैसे जैसे चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है, तो छोटा छोटा बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर माता पिता है, तो जब इसको हम विग्रह करेंगे, ये क्या है, ये संक्षिप्त है, ठीक, विग्रह है, यानी किसी छोटे पद को जब हम विस्तृत करते हैं तो वो कहता है, वो कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। और जब कोई बड़े सेंटेंस को, वाक्य को जब हम संक्षिप्त कर लेते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। तो ये क्या है, समस्त पद है। और अभी जैसे हम लिखा कि समस्त पद, इसके दो नियम होते हैं, दो रूप होते हैं, समस्त पद होता है और दूसरा क्या होता है, समस्त विग्रह होता है, या समास विग्रह होता है, इसे कहते हैं समस्त विग्रह, ठीक, ये समस्त विग्रह हो गया। तो ये समस्त पद क्या है, जो छोटे संकल्प में जो लिखा रहता है उसे कहते हैं हम समस्त पद। तो ये माता पिता क्या है, माता पिता, माता पिता क्या है, तो माता पिता है क्या, समस्त पद है, ठीक है, यही पद है जिसका समास विग्रह यहाँ पर है, माता और पिता। ये क्या हो गया, इसमें और जुड़ गया, और ये दोनों प्रधान है, माता भी मुख्य होती है हमारी और ये पिता भी मुख्य होते हैं, दोनों के सहयोग से हम जो होता है हमारे लिए दोनों को ही महत्वपूर्ण है। तो नियम में बताया जा रहा है कि जब जहां पर दोनों पद प्रधान हो और बीच में और शब्द का अथवा परंतु किंतु शब्द अगर लगे हों तो वहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है द्वंद्व समास, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए सर्दी गर्मी, तो इसको हम चाहे सर्दी और गर्मी कर ले, चाहे सर्दी या गर्मी कर दें। तो मान लीजिए हमने लिख दिया सर्दी या गर्मी, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। चाहे सर्दी आए तो वो भी मौसम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और या फिर अथवा गर्मी आए वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं आएगा, जलवायु परिवर्तित नहीं होगी और जो मौसम चक्र का जो विधान है, जो हम तरह तरह की जो हम इसके वजह से जो हमें हर चीज प्राप्त हो जाती है, वो मिल नहीं पाएगी, फिर जो हर चीज यहाँ पैदा हो जाती है। तो हर चीज का अपना अपना स्थान है, तो सर्दी हो या फिर गर्मी, अब यहाँ पर या लगा होगा तो ये भी हमने बताया, चाहे और लगाओ, चाहे हवा, चाहे पर बीच में अगर आता है और दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो सर्दी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट और गर्मी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट हो गए, दोनों इम्पोर्टेंट की वजह से बीच में या है अथवा लगा है, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। तो इसकी पहचान यही होती है, और इसके समस्त पद होते हैं, जो छोटा होता है और समस्त विग्रह क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही रूप हो गए, ठीक है, स्वरूप पद की। और भी ऐसे अगर हम देख लेते हैं, मान लीजिए सुख
सुख दुख। तो सुख भी हमारे लिए अनिवार्य है, दुख भी हमें आवश्यक है। ठीक, सुख हो अथवा दुख हो, हमें दोनों को समझना चाहिए और उनसे हमें सीख मिलती है। ठीक है, सुख में क्या हमें देखने को मिला, दुख में हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक, तो सुख और ये क्या हो जाएगा, और दुख। तो दोनों पद अपने स्थान पर बढ़ाएं, लेकिन मनुष्य के ऊपर सुख दुख दोनों ही आते हैं। ठीक, इनको हम हटा नहीं सकते हैं, इनको हम उनसे दूर नहीं भाग सकते हैं। ये हमारे लिए आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो जीवन का ये दोनों अंग है, सुख और दुख। तो दोनों ही प्रधान हो गए हमारे लिए। ठीक है, दुख में चाहे कष्ट का अनुभव हो, इससे नहीं मतलब, लेकिन दोनों हमारे जीवन से जुड़े हैं, होते हैं और जुड़े रहेंगे। तो ये क्या है, दोनों पर प्रधान है। तो आप ये 3 उदाहरण हम आपको दिए, समस्त पद और समस्त विग्रह करके। तो यहाँ पर तीनों पद के विषय में आप ये समझ गए होंगे कि जो द्वंद्व समास होता है वो क्या होता है कि दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, बीच में और या अथवा किंतु का जहाँ प्रयोग हो जाता है वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो इसलिए हमको आप समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास किसे इसे ही कहते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है आपका। अब हम देख लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं अपना द्विगु समास को, या फिर कोई भी समास। चलो द्विगु समास को देखते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास, ये दूसरा समास आपका हो गया, ये दूसरा समास है द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास किसे कहते हैं। अब इसका नियम क्या होता है कि इसका नियम होता है कि जब पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, क्या हो, संख्यावाची हो, और बाकी के जो पद हैं वो विशेषण रूप में काम करे या फिर संज्ञा रूप में काम करने लगे, तो क्या हो जाता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, हमने जैसे मान लीजिए लिख दिया समस्त पद यहाँ पर दिया हुआ है, हमने मान लीजिए लिख दिया चौराहा, चौराहा। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, ये पहला पद ये हो गया और द्वितीय पद क्या हो गया, ये हो गया, ये समस्त पद है। तो यहाँ पर जब इसका विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो विग्रह में क्या हो रहा है, ये पहला पद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है संख्यावाची। ठीक, तो बाकी क्या विशेषण बन रहे हैं। तो ये विशेषण क्या बन गया, 4 राहों, 4 जो है ये विशेषता बता रहा, राहों की विशेषता क्या है, 4 है। ठीक है, राहों की क्या विशेषता हो रही है, 4 है, ये विशेषण बन गया। बाकी पद क्या विशेषण रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक, और रास्ता क्या है, राह क्या है, ये क्या है, संज्ञा हो गया, संज्ञा भी बन रहा है। तो पहला पद सिर्फ आपको लेकिन मुख्य रूप से ध्यान कहाँ पर देना है, पहले पद पर। अगर पहला पद आपको संख्यावाची दिखाई पड़े तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला पद। इसी प्रकार शताब्दी मान लीजिए लिख दिया, शताब्दी। ठीक, तो यहाँ पर शत अगर हम इसका तोड़ेंगे तो शत धन अब्दी बन जाएगा, अब्द। ठीक, तो अब्दी का मतलब होता है वर्ष, वर्षे। तो शत का होता है 100। तो यहाँ पर जब इसको हम कोड़ा तो यहाँ पर ये 100 होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100। ठीक है, तो हो जाएगा 100 वर्षों का समाहार। क्या हो गया, 100 वर्षों का समाहार, मतलब 100 वर्ष मिला हुआ है शताब्दी में, 100 वर्ष एकत्रित है और उसे कहते हैं 100 वर्ष का समाहार। इसका विग्रह क्या, तो पहला पद 100 आ रहा, संख्यावाची नहीं है, ये संख्यावाची नहीं है, 100 आ रहा है ना, तो यहाँ पे संख्यावाची हो रहा है, इसलिए क्या है, ये है द्विगु समास। और बाकी विशेषण रूप में कार्य करे या फिर संज्ञा रूप में कार्य करने लगे तो वहां पर हो जाता है द्विगु समास। तो दोनों समास आप समझ में गए होंगे, द्वंद्व समास को
और दीर्घ समास, उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, बाकी समास का अध्ययन आप जो पढ़ा रहे हैं उसका आप वीडियो अवलोकन करने के बाद, दृष्टिगोचर करने के बाद इसका आप स्वतः ही अध्ययन करें, इसको पढ़ें, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो द्वित्व समास हो गया और ये हो गया द्वंद्व समास। अब हम आगे आपको बताते हैं तत्पुरुष समास के विषय में कि तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं तत्पुरुष समास के विषय में तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष, तीसरा क्या है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब इस समास का क्या नियम होता है। ठीक, इस समास का क्या नियम होता है कि इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी पद का दूसरा पद प्रधान होता है और जो पद होते हैं वो गौण होते हैं, यानी कि उनका प्रधानता नहीं होती, या फिर वो विशेषण रूप में कार्य करते हैं, जो पहला पद होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिनका दूसरा पद प्रधान होता है जिन शब्द का, और पहला पद गौण होता है, यानी वो विशेषण रूप में कार्य करे या फिर उसकी कोई प्रधानता नहीं होती है, तो उसे हम प्रक्रिया कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं, मान लीजिए समस्त पद, समस्त, चलो यहाँ पर लिखते हैं समस्त पद और दूसरा समस्त विग्रह, समस्त विग्रह या समास विग्रह लिख लो। ठीक, ये समस्त पद हो गया और समस्त विग्रह हो गया। ठीक है, तो हम मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर राजकुमार, हमने लिख दिया क्या, राजकुमार लिखा मान लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, राजकुमार। अब कैसे आप पहचान लेंगे इसका दूसरा पद कैसे प्रधान हो रहा है, राजकुमार तो एक ही पद है, राजकुमार तो राजा का पुत्र हो गया, तो ये भी आप यही समझेंगे। लेकिन जब इसको विग्रह करेंगे तो जब ये एक शब्द में, तो राजा का, राजा, राज का मतलब राजा, और बीच में का भी आ जाएगा, पर्सन जुड़ जाता है, कारक। जब उस, ये भी आप जान लीजिए तो कोई पद हो और पद को जब हम विग्रह करें, जब उसमें बीच में अपने आप कारक उच्चरित होने लगे, कारक का लगाना अनिवार्य हो जाए, वहां कारक लगा देते हैं, काकी, नानी, रारी या कोई भी कारक लग जाता है तो बस समझ जाए कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसका एक पहचान ये भी है। तो राजा का कुमार हो गया। अब जिसमें बताया गया है कि जिस पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की, और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। अब सोचेंगे उत्तर पद क्या है, तो उत्तर का हिंदी अर्थ होता है बाद में, मतलब दूसरा जो पद होता है, पहले पद का बाद का जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद, और जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, जो दूसरे पद के पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पूर्व पद, ठीक, यानी पहला पद, और ये हो गया कारक, पर्सन इसे कहते हैं, और ये हो गया उत्तर पद। ठीक, तो इसी पद की जहां पर प्रधानता होती है वे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, तो ये राजा है, ये पूर्व पद है, तो राजा ही है, और का लगा कुमार, तो राजकुमार किसे कहते हैं। अब इस पर सब पर ध्यान दीजिए, दौड़ाइए, राजकुमार किसे कहते हैं, तो राजा के पुत्र को कहते हैं। तो राजा का पुत्र ही प्रधान हो रहा नहीं हो रहा है, जो राजा का पुत्र है वही राजकुमार है, तो वही तो मुख्य हो रहा है। तो मुख्य जब हो गया तो इसमें राजा का कुमार होगा, तो कुमार का हिंदी अर्थ होता है बेटा, इसका पर्याय क्या होता है, बेटा। यहाँ पर यही पर प्रधान हो रहा नहीं हो रहा है, जो हमने आपको बताया कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो प्रथम पद गौण, जब द्वितीय पद यानी दूसरा पद जब प्रधान हो जाता है तो यही पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया बात से, आपके अपनी परिभाषा से और नियम के अनुकूलता यह स्पष्ट होगा कि जब वहां पर उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, क्योंकि राजकुमार जिसे कहते हैं राजा के बेटे को, राजा के कुमार को, तो यहाँ पर कुमार क्या हो गया, प्रधान हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप देखते हैं चिड़ी मार, दूसरा हम देखते हैं चिड़ी मार, ये चिड़ी मार हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा चिड़ियों को, यहाँ पर जो कहा आया था, यहाँ पर को परसा लगा रहा है, यहाँ लगाना पड़ा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म कर रहा है चिड़िया को मारने का, तो यहाँ कर्म हो रहा है, तो यहाँ पर
चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, अब यहां पर हम ये पूर्व पद हो गया और ये क्या हो गया, उत्तर पद हो गया, ये हो गया कारण और शब्द से बीच में जब विग्रह करेंगे तो इसको लगाना पड़ेगा यथा शब्द के अनुसार, यथा वाक्य के अनुसार, जैसा वाक्य हो इसी प्रकार से इसका प्रयोग करना पड़ता है, इसकी पहचान भी होती है। तो यहाँ पर ये पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया। अब चिड़ी मार पर ध्यान देना, चिड़ी मार कौन होता है, उसे कहते हैं शिकारी पहेलिया, जो चिड़ियों को मारता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर जब इसका विग्रह करते हैं तो चिड़ियों को जो मारने वाला होता है वही मेन होता है। तो मेन कौन हुआ, मारने वाला, जो चिड़ियों को मारता है, जो मारता है वही मेन हुआ। तो जो चिड़ियों को मारेगा, क्योंकि चिड़िया कोई काम कर नहीं रही है, वो तो अपना दैनिक जीवन सामान जी रही है, लेकिन जो चिड़ियों को मार रहा है छुप करके या किसी तरीके से, वही मेन है। तो यहाँ पर मारने वाला क्या हो रहा है, मेन हो रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है, मेन हो रहा है, और बाकी जो है गौण है। और ये परसर लगाओ, यहाँ पर ये उसका पद यहाँ भी प्रधानता हो गई, दूसरे पद की पहला पद ये है और दूसरा पद ये, दूसरे पद की यहाँ प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास है। देख रहे ना। ठीक, ये यहाँ पर तत्पुरुष समास है। हम एक और उदाहरण को देखते हैं इसी में। मान लीजिए एक दो, हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए शरणागत, ठीक। अब ये दो शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यह संधि के माध्यम से किसे तोड़ सकते हैं, शरण धन आगत। जैसे हमने मान लीजिए किया शरण, संधि से हम देखते हैं शरण धन आगत, तो एक कौन सा संधि बनेगा, पहचानिए कौन सा शब्द बनेगा, ये बनेगा दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर अड़ा है और इसमें क्या छिपा है, आ छिपा है। ठीक, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ आ है। तो हमने ये बताया था कि जब कोई समान स्वर हो उसके बाद फिर वही स्वर आ जाए, समान स्वर का जहाँ मेल हो जाता है वहां पर दीर्घ आ था, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो ये हस्वा और दीर्घ का मिल करके दीर्घ आ ही बनेगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हट करके इसमें जब मात्रा के ऊपर होगा तो शरणागत बन गया। ठीक, अब इसका अर्थ क्या होता है, शरण में आया हुआ, आया हुआ। ठीक, जो शरण में आया है उसे कहते हैं शरणागत। तो यहाँ पर शरण ये क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पर में का कारण लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वही यथास्थान वाक्य में जिस कार्य का प्रयोग जैसे होगा उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो ये शरण, तो ये गौण हो गया, लेकिन जो आता वही मेन है, जो शरण में आता है वो मेन होता है ना, शरण तो मेन होगा नहीं। शरण तरफ है जो आपके पास आया हुआ है, जो आपकी रक्षा की मदद कर रहा है वही मेन हो गया। तो जो आया हुआ है वही तो मेन होगा, जो आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है जो आया है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर पद की प्रधानता है और प्रथम पद गौण हो रहा है। ठीक, मतलब इसकी प्रधानता नहीं हो रही और बीच में क्या हो रहा है, कारक परसर चिन्ह भी लग रहा है, तो इसकी पहचान में ये भी हो गया। इसलिए ये क्या है, ये है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आज आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से समास के विषय में जानकारी दी, इसके विषय में पढ़ाया। आप इसके विषय में पढ़ें कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद क्या होते हैं और इनके भेद कितने होते हैं और इनके नियम क्या होते हैं। तो नियमों में हमने आपको 3 समास के विषय में पढ़ाया, द्वंद्व, द्विग और तत्पुरुष समास। इनके आप इस वीडियो को अवलोकन करिए, इनके इस समास के विषय में पहले समझिए बारीकी से, गहनता से, उसके बाद में आप अपने उसका अभ्यास करिए, अभ्यास करने के बाद और भी जानकारी इन समासों से प्राप्त करिए। फिर अगले वीडियो में जो भी समास बचा हुआ है 3, उसके विषय में भी आपको भी पढ़ाएंगे, उसके विषय में भी आपको अध्ययन कराएंगे और उनके विषय में बहुत सा जानकारी प्रदान करें, उनके नियमों के विषय में बताएंगे। तब तक हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नए वीडियो के साथ, नए समाज के साथ हम आपको मिलेंगे और उसमें आपको उसके नियम के विषय में बताएंगे। थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो।